तो पिछले पार्ट में हम स्टैंडर्ड मॉडल को समझ रहे थे और हमने फर्मियोन्स के बारे में जाना। अब चलते हैं हम बोसोन्स की ओर। तो जो बोसोन्स होते हैं वे फोर्स कैरियर होते हैं, मतलब फंडामेंटल फोर्सेस के कैरियर पार्टिकल्स होते हैं। मतलब ये पार्टिकल्स इन फोर्सेस को कैरी करते हैं। बोसोन्स 3 प्रकार के होते हैं, गॉस बोसोन, स्केलर बोसोन और तीसरा जो होता है टेंसर बोसोन। परंतु हमारे इस टेबल में सिर्फ 2 ही तरह के बोसोन्स हैं, क्योंकि तीसरा अभी तक प्रैक्टिकली खोजा नहीं गया है, बस थ्योरी में ही एग्जिस्ट करता है। परंतु उससे पहले कि मैं आपको बोसोन्स के बारे में बताऊं, उससे पहले मुझे आपको एक छोटा सा झटका देना है, क्योंकि इसके बिना आप बोसोन्स को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि ये ब्रह्मांड पार्टिकल्स के बने होते हैं, और अब मैं आपको कहता हूँ कि मैंने ये झूठ कहा था। दरअसल ये यूनिवर्स किसी भी तरह के पार्टिकल्स का नहीं बना होता है। हालांकि यूनिवर्स में पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब आप मुझे सही ढंग से गाली देंगे कि ये पहले नहीं बताया जा रहा था, उतने देर से क्या तुम मेरा दिमाग खा रहे थे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको जो भी बताया वह बिल्कुल सही है, परंतु वह फंडामेंटल नहीं है। ये पार्टिकल्स बस फंडामेंटल होने का नाटक करते हैं। दरअसल ये पूरा यूनिवर्स पार्टिकल्स के नहीं बने हुए हैं, ये फील्ड्स का बना होता है। अब आप कहेंगे कि ये फील्ड्स क्या बला है यार? तो दरअसल फील्ड्स पूरा यूनिवर्स में फैला हुआ है, हर जगह है। और ये फील्ड्स कौन कौन हैं? तो ये हैं इस स्टैंडर्ड मॉडल में दिए गए सारे पार्टिकल्स के फील्ड, जो कि अप क्वार्क का अपना एक फील्ड है, डाउन क्वार्क का अपना एक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन का अपना एक फील्ड है। जितने भी ये 17 तरह के पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, इन 17 तरह के पार्टिकल्स का अपना अपना फील्ड है। परंतु हमें 18वां तरह का फील्ड के बारे में पता है, हमने एक्सपेरिमेंटली उसे ऑब्जर्व किया है, बस उसके पार्टिकल के बारे में नहीं पता। इसीलिए उस 18वें तरह का पार्टिकल को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, जो कि हमारा चौथा फोर्स है। हाँ, तो यहाँ प्रेजेंट सारे पार्टिकल्स के अपने अपने फील्ड हैं। और ये पार्टिकल्स क्या हैं फिर? तो ये हैं फील्ड्स में वाइब्रेशन। इन सारे फील्ड्स में एनर्जी के वजह से जो वाइब्रेशन होता है वे इन पार्टिकल को जन्म देते हैं। इसीलिए स्मॉलर पार्टिकल्स में वेव नेचर ज्यादा शो करता है, क्योंकि ये असल में इन फील्ड्स में बने हुए वेव हैं। परंतु अभी तक एक चीज अनक्लियर है, जो कि मैं इस वीडियो के आगे बताऊंगा। अब आते हैं बोसोन्स पे। अब आपको चीजें और अच्छे ढंग से क्लियर होंगी। तो जैसा कि मैंने बताया, बोसोन्स 3 प्रकार के होते हैं, गॉस बोसोन, स्केलर बोसोन और टेंसर बोसोन। परंतु टेंसर बोसोन मिसिंग है, पर फिर भी हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले गॉस बोसोन। गॉस बोसोन फोर्स कैरियर पार्टिकल्स को कहते हैं। ये हैं ग्लूऑन्स, फोटॉन्स, जेड बोसोन या फिर जी बोसोन भी कुछ लोग बोलते हैं, एंड डब्ल्यू बोसोन्स। तो ग्लूऑन्स जो होते हैं वे स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कैसे? तो स्ट्रॉन्ग फोर्स दरअसल होता क्या है? अब आपको पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स होते हैं, तो वे ऐसे ही नहीं रह सकते। उनको बांधे रखने का काम ग्लूऑन्स करते हैं। तो ग्लूऑन्स क्वार्क्स को बांधे रखते हैं। याद है मैंने फर्मियोन्स को बताते वक्त मैंने कहा था कि क्वार्क्स एक दूसरे से बंधे होते हैं और लेप्टॉन्स इंडिपेंडेंट होते हैं। तो वो इसी के वजह से ग्लूऑन्स उन क्वार्क्स को बांधे रखता है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए ग्लूऑन्स रिस्पॉन्सिबल है। अब जो दूसरा गॉस बोसोन होता है वह है फोटोन। तो फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है वह फोटॉन्स के वजह से है। आप कहेंगे ये कैसे? तो मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स में फोटॉन्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से ही फोटॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता है, या फिर एटम को छोड़कर बाहर निकल जाता है। वो कैसे? तो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले वीडियो को देखिए, उसमें मैंने बताया था कि जब हम किसी एटम पे फोटोन डालते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और वह उस एटम को छोड़कर सरफेस से बाहर निकल जाता है। तो फोटॉन्स उनको चक्कर काटने में मदद करता है।
तो जहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वहाँ फोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे और इन डेप्थ में आपको जानना है तो आपको फील्ड थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें और अच्छा ढंग से समझाया गया है कि फोटॉन्स किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हर एक जगह पे जहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वहाँ पे फोटॉन्स का एक्सचेंज होता है। तो इसके आगे अब दो पार्टिकल्स बचे, W और Z बोसॉन्स यानी G बोसॉन्स। ये दोनों वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, परंतु मैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अभी नहीं बताऊंगा। इसके बारे में मैं कभी और बात करूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफी बोरिंग और लंबा हो जाएगा। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको और भी बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसीलिए वीक न्यूक्लियर फोर्स हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। आप बस इतना जानिए कि वीक न्यूक्लियर फोर्स के वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में बदल जाता है। कोई अप क्वार्क डाउन क्वार्क में बदल सकता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में बदल सकता है, एक एटम दूसरे एटम में बदल जाता है। तो ये सारा चीज बिग फोर्स के वजह से होता है और ये पॉसिबल हो पाता है W और Z बोसॉन्स के वजह से। W बोसॉन्स दो प्रकार के होते हैं, W+ और W-। हाँ, ये इनके चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। तो दो तरह के W बोसॉन्स पाए जाते हैं। हालांकि Z बोसॉन में कोई चार्ज नहीं होता, वह बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इसीलिए वह अकेला पाया जाता है। और ये जो W+ और W- होते हैं ये एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स होते हैं। हाँ, मैंने बोला था वीक न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी स्ट्रेंज है, हालांकि इसका नाम वीक न्यूक्लियर फोर्स नहीं स्ट्रेंज फोर्स होना चाहिए। तो ये सारे रहे गॉस बोसॉन। अब मैं स्केलर बोसॉन पे जाऊं उससे पहले मैं टेंसर बोसॉन के बारे में बता देता हूँ। टेंसर बोसॉन में आता है बस एक पार्टिकल जो कि अभी तक पाया नहीं गया है, मतलब हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। आप जानते हैं कि नेचर में 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने तो इन तीनों फोर्स के बारे में पढ़ा कि इन तीनों के फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, परंतु ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो टेंसर बोसॉन में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। इनके फंडामेंटल पार्टिकल को हमने ग्रेविटोन नाम दिया है और इसके अलावा हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो इसलिए क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि यह एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, परंतु चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है तो बस हम आशा कर सकते हैं कि ग्रेविटोन भी एग्जिस्ट करता होगा। परंतु हम इसे खोजेंगे कहाँ मिलेगा हमको ग्रेविटोन? तो देखिए, आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करता है और वह फोटोन के रूप में ट्रेवल करता है। तो अब हमें यह भी पता है कि ग्रेविटेशनल वेव भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमने इसे डिटेक्ट किया है। तो फोटोन्स की तरह इसे भी होना चाहिए, परंतु हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व कर पाएं। हम बस इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। भविष्य में मे बी हमारा टेक्नोलॉजी थोड़ा बेहतर हो तो हम इसे डिटेक्ट कर पाएं, पर फिलहाल अभी हम ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब बस हम इतना बता सकते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करता है और हम ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। अब हम अपने लास्ट टाइप के बोसॉन के ऊपर जाएंगे। तो जो लास्ट टाइप का बोसॉन है इसे हम स्केलर बोसॉन कहते हैं और इसके अंदर सिर्फ एक पार्टिकल दिखता है, हिग्स बोसॉन। तो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 17 तरह के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, 18वां का अभी कुछ पता नहीं है। तो हमारे पास टोटल 18 तरह के फील्ड्स मौजूद हैं। तो जो 18वां तरह का फील्ड है वह है हिग्स फील्ड और उसी का कैरियर पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। और ये काफी इंटरेस्टिंग है, परंतु उससे पहले हम इन फील्ड्स को थोड़ा और गहराई में समझ लेते हैं, तब जाकर हम हिग्स बोसॉन और हिग्स फील्ड के बारे में जानेंगे। तो ये फील्ड्स असल में होते क्या हैं? तो ये असल में मीडियम होते हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी पे पानी और हवा है, हवा एक मीडियम है जिसके थ्रू की वेव्स ट्रेवल करते हैं, साउंड वेव्स हो चाहे फिर किसी भी तरह का वेव हो, हवा और पानी इन मीडियम में ट्रेवल करता है। तो ये जो फील्ड्स हैं ये हमारे यूनिवर्स का मीडियम है। आप लोग पूछते हैं ना कि लाइट तो वेव है, तो ये कौन सा मीडियम में ट्रेवल करता है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है। तो ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ये सब वेव हैं और ये 18 तरह के सारे मीडियम
पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। अब जब आप इस फील्ड में एनर्जी देते हैं तो ये डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स को फॉर्म करते हैं, परंतु हम इन फील्ड्स में एनर्जी देंगे कैसे कि ये पार्टिकल्स फॉर्म हो? तो हम जानते हैं कि चार्ज को एक्सेलरेट करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हलचल होता है और फोटोन जनरेट होते हैं। परंतु बाकी के फील्ड्स का क्या? हम सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स में भी किसी मैसिव ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करवाते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स मिलता है, परंतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड का तो सही है, बाकी के फील्ड्स का क्या? तो उसके लिए हमने एक जुगाड़ लगाया है। हमने दो सिमिलर चार्जेस जैसे कि दो प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट करवाया और उन दोनों को टक्कर करवाया। तो इससे हुआ ये कि इतना एनर्जी जनरेट हुआ कि हर एक फील्ड में कुछ न कुछ हलचल हुआ और इस हलचल के वजह से हर एक फील्ड में कुछ न कुछ पार्टिकल्स बने और इस तरह हम इस टेबल को इतना दूर तक ला पाए हैं। और ये जो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन और टक्कर का जो काम हुआ, ये हमारे पृथ्वी पे पाए पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में हुए हैं। चूंकि प्रोटॉन एक दूसरे को पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल करता है, इसीलिए हमें उसे एक्सेलरेट करवाना पड़ा, नहीं तो वे एक दूसरे को रिपेल कर देते और कभी नहीं टकराते। तो अब आपको फील्ड्स का कुछ मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, परंतु अभी भी इसमें एक दिक्कत है कि ये सारे पार्टिकल्स तो वेव हैं, तो हम इन्हें पार्टिकल्स क्यों कहते हैं और इनमें मास क्यों है? तो यहाँ पे आता है हिग्स फील्ड, जो कि सभी फील्ड्स के तरह हिग्स फील्ड भी पूरा यूनिवर्स में फैला हुआ है। तो अब क्या है कि कोई भी पार्टिकल जो कि एग्जिस्ट करता है वह हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट करता है। तो हिग्स फील्ड बेसिकली क्या करता है कि इन सारे पार्टिकल्स को मास प्रोवाइड करता है। मतलब जो भी पार्टिकल्स हिग्स फील्ड से इंटरेक्ट किए उसको मास मिल जाता है। अब क्या है कि जितना एनर्जेटिक पार्टिकल उसका उतना ज्यादा मास, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जितना एनर्जेटिक होगा वह हिग्स फील्ड से उतना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा और उतना ही ज्यादा उसका मास होगा। इसीलिए हमारे आइंस्टाइन जी E=mc² का फॉर्मूला दे पाए। तो अब यहाँ एक और दिक्कत आता है कि फोटॉन्स और ग्लूऑन्स तो मासलेस होते हैं, फिर वह पार्टिकल्स कैसे हुए? तो देखिए, उनमें मास होता है परंतु वे जीरो के काफी करीब होता है। मतलब उनमें काफी कम मास होता है क्योंकि वे हिग्स फील्ड से काफी कम इंटरेक्ट करते हैं, इसीलिए उनमें काफी कम मास होता है। तो दरअसल इसीलिए मास किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। तो हिग्स बोसोन वह पार्टिकल है जो कि हिग्स फील्ड में हुए डिस्टरबेंस का नतीजा है। हिग्स फील्ड का वह डिस्टरबेंस हिग्स बोसोन को जन्म देता है, परंतु हिग्स बोसोन के बारे में हमें उतना कुछ नहीं पता क्योंकि ये बहुत जल्दी डीके हो जाता है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने पूरा कोशिश किया आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने का। अब आप बस दिमाग में इस मॉडल को उतार लीजिए और इस वीडियो में मिले कॉन्सेप्ट को एनालाइज कीजिए और इस मॉडल के साथ खेलिए। आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा, आप बहुत सारी कड़ियां जोड़ पाएंगे। परंतु यह मॉडल अभी भी इनकम्प्लीट है, मतलब अभी भी डेवलपिंग फेज में है। अभी भी ये बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाता है, जैसे कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और ग्रेविटॉन्स। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इस यूनिवर्स में, परंतु ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो क्या पता आप में से ही कोई भविष्य में कुछ नया खोज कर दें या फिर कोई नया मॉडल बना दें जो कि इससे और भी अच्छा हो, या फिर इसी मॉडल को और इम्प्रूव कर दें। तो इसी तरह एंजॉय करिए साइंस को, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। काफ़ी मेहनत लगा इसे बनाने में, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।